एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार में। मैं आज आपको यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज़ में 13/11/2021 की शिफ्ट 1 की हिंदी कराऊंगी। मैंने शिफ्ट 1 की जीएस करा दी है, तो आप सभी मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी कर सकते हैं। प्लस में मैंने 12/11/2021 की तीनों शिफ्ट की हिंदी और जीएस की 6 क्लासें करा दी हैं, तो आप सभी मेरे चैनल पर जाएँ और उन वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू। चलते हैं अपनी वीडियो पर। मेरा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में कितने होते हैं? आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 8 होते हैं। कितने स्वर होते हैं अपभ्रंश में? 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी और ओ से ओखली होते हैं। ठीक है। और अगर व्यंजन की बात करें तो कै, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, फिर ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, फिर ये, रे, ले, वे, शे, है। यानी कि कितने होते हैं व्यंजन हमारे? 29 होते हैं। स्वर पूछे तो 6 होते हैं, और अगर व्यंजन पूछे तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? व्यंजन होते हैं हमारे 29। ठीक है। कितने होते हैं? 29। यानी कि कचट तप से हम जो ट्रिक से याद करते हैं, कचट तप, कै वर्ग, छह वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, और साथ में ये, रे, ले, वे और शे और है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमको पुल्लिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो पहचान करते हैं वो हमेशा हम अच्छा या अच्छी भी लगाकर कर सकते हैं, या फिर कोई सेंटेंस में रख कर सकते हैं। जैसे पहला है यशस्वी, दूसरा है हथिनी, तीसरा है अभिनेत्री और चौथा है आंख। आंख कैसी होती है? अच्छा या अच्छी? तो आंख अच्छी होती है। अभिनेत्री भी कैसी होती है? अच्छी होती है। हथनी कैसी होती है? अच्छा या अच्छी? तो अच्छी होती है। और यशस्वी कैसा होता है? अच्छा होता है। तो यशस्वी अच्छी थोड़ी नहीं होती है, यशस्वी कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो सेंटेंस में भी रख कर देख सकते हैं। इसे 2-3 तरीके से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यशस्वी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी के तीनों आपके क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? जो आपको निर्गुण कवि दिए गए इनमें सबसे ज्यादा जो शिक्षित हैं, पढ़े हुए हैं, आपको उनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है सुंदरदास, दूसरा दादू दयाल, तीसरा धर्मदास और चौथे कौन है? मलूक दास। तो कौन से इनमें से आपके? सुंदरदास। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार पूछा जाता है। तो कौन से है? सुंदरदास। ठीक है। इन्होंने काशी में रहकर विद्या का अध्ययन किया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ज्ञान समुद्र है, एक सुंदर विलास, एक पंचेंद्रिय चरित्र, एक सुख समाधि और अद्भुत उपदेश, जो कि हर बार पूछी जाती है। एक ये इनकी है, सुंदरदास जी की है। अद्भुत उपदेश किसकी है? सुंदरदास की। और वेद विचार भी किसकी है? सुंदरदास की। और पंच प्रभा भी किसकी है? सुंदरदास की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी, साहित्य, इतिहास या खगोल। किसका विलोम बताना है हमको? भूगोल का। भूगोल का कौन सा होता है? खगोल। ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी का क्या होता है? या तो गगन होगा या क्या होगा? आकाश। गगन या आकाश, ये भी आपको याद रखने हैं। और अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। अग्नि का क्या होता है? जल होता है। और उत्कर्ष का बहुत पूछा जाता है, तो उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? किसका अनेकार्थी पूछा है आपसे? अर्क का। ऑप्शन दिए हैं इंद्र, विष्णु, पहाड़ या चंद्रमा। तो अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंद्र। अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? इंद्र होता है। ठीक है। और अर्क के अगर हम अन्य अनेकार्थी पूछे तो वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि सूर्य, सूर्य भी अर्क का है। सूर्य, रस, और तीसरा होगा तांवा, और क्या होता है? काढ़ा। ये सभी किसके होते हैं? अर्क के होते हैं। और ये अधिकतर पूछा जाता है अर्क का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या फिर ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव। यथाशक्ति यानी कि यथा और धन शक्ति। तो यथाशक्ति जिसमें हमारा क्या हो? प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो, तो वहां पर कौन सा होता है समास? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? क्रिया विशेषण का। ये भी आपको याद रखनी है, क्रिया
विशेषण। ठीक है, किसका कार्य करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे आजीवन, आजीवन में भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। उपकूल में भी क्या होता है? अव्ययी भाव। ऐसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो प्रत्येक में भी क्या होगा आपका? यही होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 7 के होते हैं, 5 या फिर 6 के। तो हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है आपका? सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा होता है? सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके विशेषण के क्या हो गए? प्रकार हो गए। और अगर विशेषण के भेद पूछे तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित, परिमाणवाचक में पूछे तो कौन से होंगे? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये किसके भेद होते हैं? ये इस परिमाणवाचक के होते हैं 2 भेद। कौन कौन से? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। ऐसे ही सार्वनामिक के कितने भेद होते हैं? सार्वनामिक के भी 2 होते हैं, एक तो मूल सार्वनामिक होता है और एक यौगिक सार्वनामिक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी कि पिता के घर पर रहने वाली युवती कौन होती है? सुहागिनी होती है, सुवासिनी होती है, सिक्ता होती है या फिर गृहिणी होती है। तो पिता के घर पर रहने वाली स्त्री क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुवासिनी होती है। ठीक है, और जिसका पति क्या हो? जीवित हो, तो वो क्या कहलाएगी? सधवा। जिसका पति जीवित हो वो क्या कहलाएगी? सधवा। और जिसकी पत्नी साथ हो तो वो क्या कहलाता है? सप्तनीक। ये हर बार रिपीटेड है, हर बार पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। सप्तनीक। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? विधुर। वो क्या कहलाएगा? विधुर। ठीक है, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो यानी कि उसे वचन दे दिया हो तो वो कौन होगा? वाग्दत्ता। ठीक है, वाग्दत्ता कहलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का कौन सा हो जाएगा? आपने पढ़े हो तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, करण के द्वारा, संप्रदान को संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान क्या होता है? अलगाव की स्थिति, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो कौन सा आ जाएगा इसमें अधिकरण में? तो अधिकरण पर होता है मैं और पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। कौन कौन से होते हैं अधिकरण का बोध कराने वाले? एक तो होता है मैं और एक होता है पर। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इनमें से री क्या है? जो हमारा रेरिशी होता है इसे हम री बोलते हैं। तो री क्या है? एक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या फिर स्वर है। तो री को हम क्या बोलते हैं? री एक हमारा क्या है? स्वर, क्योंकि ये स्वर के साथ आता है। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। और इसके साथ में क्या आ जाता है? हमारा री आ जाता है, जिसे हम ह्रस्व स्वर के साथ रखते हैं। स्वर भी हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर, और हमारा संयुक्त स्वर भी होता है। ठीक है, मूल स्वर में अगर आप रखेंगे तो कौन कौन से होंगे? ए, ई, ऊ और री। और अगर संयुक्त स्वर में रखेंगे तो कौन से होंगे? ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि भी पढ़ी है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तो गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि उसने पुस्तक क्या कर ली है? वो पढ़ चुकी है, पढ़ ली है। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो वो कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया है यानी कि मैंने अभी खाया है, तो मैं किस काल में हूँ? वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, घनाक्षरी या फिर रोला। तो कौन होता है 16 मात्राओं वाला छंद? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 4 तो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। ठीक है, जैसे विन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो काना से क्या मिली? नाना। ऐसे सुने और करे, तो ये सब आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से तुक को बांधते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है? बघेली का, अवधी का या फिर गढ़वाली का? और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है मगही का। तो मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है? किस भाषा का विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मगही भाषा का। मागधी से किसका हुआ है? मगही भाषा का। ठीक है, यह भाषा मगध क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? मगध के क्षेत्र में। ये इसका की पॉइंट है कि ये मगध क्षेत्र में बोली जाती है। और मागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? बिहारी। इसकी जो उपभाषा है, क्या उपभाषा? उपभाषा वो कौन सी है उपभाषा? वो है आपकी बिहारी। ठीक है, उपभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उपभाषा क्या हो गई? बिहारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि 3 तो अग्नि के पर्यायवाची हैं और चौथा नहीं है। तो कौन सा है? पहला दिया है वैश्वानर, दूसरा अनल, तीसरा अमी और चौथा रोहिताशा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी यानी कि अमी। अमी या फिर अमेय, कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। और वैश्वानर किसका होता है? अग्नि का होता है। अनल भी किसका होता है? अग्नि का होता है। और रोहिताशम भी किसका होता है? अग्नि का होता है। ठीक है, और यदि हम अमीय की बात करें तो अमीय के जैसे आग, ज्वाला, दहन, वैश्वानर, वायुशखा, हुताशन, अनल, पावक, कृशाणु, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये अग्नि में आ जाते हैं। ठीक है, अमीय के कौन कौन से होंगे? अमीय के होंगे अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम और जीव नोदक। ठीक है, ये आपके किसके होते हैं? अमीय के। कौन कौन से? अमृत, सुधा, अमीय तो इसी से मिलता जुलता है, और पीयूष, और सोम भी किसका होता है? इसी का होता है, सोम। अमृत से ही पहचान हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? किसका यौगिक सार्वनामिक? ऑप्शन नंबर ए वह किताब फटी है, ऑप्शन नंबर बी यह घर मेरा है, ऑप्शन नंबर सी कोई आदमी रो रहा है, ऑप्शन नंबर डी ऐसा आदमी नहीं देखा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी यौगिक सार्वनामिक, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सार्वनामिक कौन से होते हैं? जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा घर, तो ये ऐसा शब्द, ये क्या लग रहे हैं? इसमें मूल सर्वनामों में प्रत्यय लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा, तो ये सभी किस में आ जाते हैं? यौगिक सार्वनाम में लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ये क्या हो जाएगा आपका? यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वीर रस के कवि कौन है? किसके? वीर रस के कवि। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे हरिवंश राय बच्चन और चौथे हैं शियाराम शरण गुप्त। तो कौन है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी वीर रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, वीर रस के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, ये सभी क्या है इनकी मुख्य कृतियां हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इनके बारे में एक और है, वो है उर्वशी। उर्वशी के बारे में आपने सुना होगा, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिनकर जी को उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए, ये भी आपको याद रखनी है। उर्वशी के लिए 1972 में क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? किसमें? कुंडलिया छंद में 4 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो कुंडलिया छंदों में कितनी होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 6 होते हैं। 6 चरण होते हैं और कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। कुंडलिया किसके से? दोहा से और रोहा से मिलकर बना है। किससे? एक तो दोहा से और एक रोला, इनसे मिलकर कौन सा बना है आपका? कुंडलिया। ठीक है, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? आपने सुना हो तो एक KTM 2, जिससे हम याद करते थे कचट तप। हमारा जो कै वर्ग होता है, के, चे, टे, ते और पे, तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम? KTM 2। ठीक है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, डी से दंत है और ओ से ओष्ठ है। तो दंत में कौन सा आता है? हमारा तय वर्ग। तो तय से जो भी हो इस ग्रुप में उसे देख लो, तय, थे, दे, धे, ने। तो सीधा ऑप्शन हमें कौन सा दिख गया? बी, यानी कि 18 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तय वर्ग हमारा कौन सा होता है? दंत होता है। के से होता है कंठ, टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धन्य, डी से होता है दंत और ओ से क्या होता है? ओष्ठ है। ठीक है, तो आपका दंत कौन सा हो जाएगा? ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के, उचित वक्ता, बनारस अखबार के या फिर कवि वचन सुधा के। तो किसके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी? ये थे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक। किसके थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, और ये महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक भी थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे चरित्र चर्चा, वैज्ञानिक कोश, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और नागरी, काव्य मंजूषा, देवी श्रुति शतक और एक कौन सी है? कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? किसका विलोम बताना है हमको? गौरव का। तो क्या हो जाएगा? आनंद, लाघव, आगत या उत्साह। तो गौरव का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, गौरव का होता है लाघव। ठीक है, आनंद का क्या होता है? आनंद का होता है विषाद। क्या होता है आनंद का? विषाद। ठीक है, और आगत का क्या हो जाएगा? अनागत। आगत का क्या होता है? अनागत। ठीक है, ऐसे ही उत्साह का क्या हो जाएगा? निरुत्साह, बिना उत्साह के। ठीक है, निरुत्साह। ये भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना या फिर अधिक प्यारा होना। तो नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्यारा होना। ठीक है, इसका प्रयोग जैसे हम वाक्य में करने लगे तो कैसे करेंगे? महेश के सरपंच बनने के बाद से विनय उसकी नाक का बाल बन गया, यानी कि वह उसका प्यारा बन गया, अधिक प्यारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? किसके प्रयोगवाद के? ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि अज्ञेय जी। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय। और इनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन, अज्ञेय। ठीक है, और प्रयोगवाद का समय यानी कि नई कविता युग का जो काल माना जाता है वो कितना है? 1943 से 1960 तक। 1943 से कितना है? 1960 तक। ठीक है, और इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन है? अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह। ये सभी क्या है? इसके प्रमुख कवि हैं इस काल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनें। जैसे तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोन में कल्पना प्रवण तथा संग्रात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्मान्य या फिर धर्म सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक सौंदर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी रामकथा को इसी संतत्व के चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवन चर्चा चर्या तथा
अथवा संत रहीन को वाणी देता है। धर्मीय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल, अनावरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य की प्रतिनिधि, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री के में ही आरोहण के देवर्षि मूल्यों को अनावृत करता है। ठीक है, उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना को प्राणी यानी वाणी को अप्रमित क्षमता देखकर उन्होंने निष्कम्य दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला की निसंग और निर्व्यक्तिक दीप्ति से भरा है। ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है? तुलसी के जो राम है वो किसके प्रतीक बताए हैं? संतत्व, करुणा और सील के, मर्यादा, भक्ति और सौंदर्य के, सील, सौंदर्य और सौंदर्य के, धर्म, करुणा और सील के। तो किसके बताए गए हैं? वाक्यांश के अनुसार तुलसी के राम सील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, तुलसी का मानना है कि राम जीवन के धर्मन्वय, सौंदर्य, मर्यादापूर्ण सील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। ये आपको ग्राफ में भी दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? मर्यादित श्रृंगारिकता की, या फिर राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुखता की, या फिर संतों की सी जीवनचर्या की। तो किसकी हुई है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, यानी कि संतों की सी जीवनचर्या की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? प्रजा के प्रति, या फिर समाज के प्रति, राम के प्रति, या फिर संतों के प्रति। तो किसके प्रति हो सकता है कवि का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम के प्रति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? खेत, उद्गम, दर्शन, या फिर कोर्ट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर तत्सम। कौन सा है तत्सम? खेत है, उद्गम है, दर्शन है, या फिर कोर्ट है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्गम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से सीधे उठाकर हिंदी में लिख दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत को थोड़ा सा विकृत रूप देकर तब उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से होते हैं? आपके तद्भव होते हैं। तो उद्गम क्या है? उद्गम आपका है तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उगना। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम उद्गम है, और उगना क्या हो जाएगा इसका? तद्भव रूप। खेत का क्या होता है? खेत का होता है क्षेत्र। और दर्शन का क्या होता है? दर्शन का ये वाला दर्शन, ये होता है आपका तत्सम रूप। ठीक है, और खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। ऐसे ही पलंग, पलंग को आप क्या बोलते हैं? पलंग का होता है पर्यंक, जो कि अधिकतर पूछा जाता है। पलंग, पलंग, पलंग का क्या होता है? पर्यंक। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपको इस पर जरूर ध्यान देना है कि नहीं है पूछा है या फिर है पूछा है। कभी कभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में हमें है मिल जाता है, हम उसे ही टिक करके नीचे नहीं देखते हैं। तो इसका खोज का, किसका? खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, या फिर इच्छा की पूर्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इच्छा की पूर्ति, लेकिन कोई खोज तो नहीं हो रही है। तलाश में भी खोज करते हैं, जिज्ञासा किस चीज़ की होती है? किसी चीज़ को खोजने की होती है। ऐसी अनुसंधान में भी क्या होती है? किसी चीज़ की खोज होती है। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति किसके शब्द माने जा सकते हैं? मंगल और आनंद के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा सम्मान पुरस्कार? व्यास सम्मान। आत्मजयी, कामायनी, गुनाहों की देवता और गोदान। किसको हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी को। और ये हमेशा पूछी जाती है ये वाली बुक। आत्मजयी के लिए क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था, पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है। किसकी आत्मजयी? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण जी की
काव्य रचनाएं, ठीक है। और कुंवर नारायण जी को काव्य में जो ये व्यास सम्मान मिला था, इसके अतिरिक्त इनको 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1995 में, और 2009 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण सम्मान मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमेश्वर में कौन सा समास है, किसमें परमेश्वर, परम है जो ईश्वर यानी कि परमेश्वर, कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय। ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, परम और ईश्वर, तो पहला शब्द क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, ठीक है। तो वहां पर कौन सा समास होता है आपका, कर्मधारय समास होता है। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, तो वहां पर कौन सा होगा आपका, कर्मधारय समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि एक प्रकार से इसका अर्थ नहीं मिलता है, उससे अनेकार्थी नहीं है, हेतु, धन, चेष्टा या फिर प्रयोजन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेष्टा। तो चेष्टा अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ के अनेकार्थी, हेतु भी होता है, धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है, और अभिप्राय और आशय भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो अभिप्राय होता है, अभिप्राय, और एक क्या होता है, आशय होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं, और वित्त भी इसी का होता है, ये भी याद रखना, अर्थ यानी कि वित्त, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है, हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है या फिर पाली है। अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का नाम, तो क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृत। बोलते हैं ना कि अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था कौन सी थी, तो आपकी थी प्राकृत। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर इनका क्रम पूछे कि कैसे कैसे क्रम, विकास कैसे हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था, संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत आई, और संस्कृत से किसका विकास हुआ था, पाली का, फिर पाली से प्राकृत, पाली से किसका विकास हुआ था, प्राकृत का, ठीक है, प्राकृत का, और फिर प्राकृत से किसका हुआ, अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से किसका हुआ, हिंदी का, अपभ्रंश। ये भी आपको याद रखने हैं, अपभ्रंश से फिर किसका हो गया, हिंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अभी मैंने बताया, या तो अच्छा अच्छी लगा सकते हैं, मेरा मेरी भी लगा सकते हैं, जैसे मेरा टोप होता है, मेरी टोप होता है, तो मेरा टोप यानी कि ये तो पुल्लिंग हो गया, मेरी अजवाइन या मेरा अजवाइन, मेरा पराठा और मेरा रसगुल्ला यानी कि मेरी अजवाइन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आप मेरा मेरी भी लगा सकते हैं, मेरा या मेरी, और मेरा लगता है पुरुष जाति के लिए, और मेरी लगता है स्त्री जाति के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, ये होता है पुल्लिंग के लिए। ऐसे अच्छा या अच्छी भी लगा कर देख सकते हैं, अच्छा या अच्छी, ये भी लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, किसका अर्थ नहीं है, अंबर का। पहले पर क्या दिया है, वस्त्र, दूसरे पर आकाश, तीसरे पर कपास और चौथे पर अध्याय। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबर के क्या क्या होते हैं, वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और कपास भी होता है, और गगन भी किसका होता है, अंबर का ही होता है। कौन सा, गगन, ठीक है। और फलक किसका होता है, फलक भी अंबर का ही होता है, फलक। और नभ भी किसका होता है, नभ भी इसी का होता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अध्याय के, जैसे अध्याय में आ जाएंगे खंड, भाग, सर्ग, स्कंद, ये सभी किसके होते हैं, अध्याय के होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है, किसका, सौभाग्य का। आप देखते ही समझ जाएंगे, सौभाग्य यानी कि विपरीत में दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सुपरिणाम का क्या हो जाएगा, कुपरिणाम, सुपरिणाम का क्या होगा, कुपरिणाम, ठीक है। ऐसी सुसंगति यानी कि कुसंगति, कुसंगति, और दुर्भाग्य सौभाग्य, ठीक है। ये आपका ऊपर ही लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है, किसको, साहित्य को, वो भी किसका, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित
प्रतिबिंब, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चितावृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य का इतिहास, चिंतामणि जो कि इनका निबंध है, शूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी यानी कि तीनों आलोचना। ये क्या है इनकी? चिंतामणि, शूरदास और रश्मिमांसा, त्रिवेणी। ठीक है, तीनों आलोचनाएं। दशानन में कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। तो कौन सा होता है दशानन? यानी कि जो तीसरे की तरफ इशारा करे, किसी दूसरे की तरफ इशारा करे, तो वहां पर कौन सा होता है? दशयानन, जिसके यानी कि बहुव्रीहि यानी कि रावण के। ठीक है, ऐसी चतुर्भुज, त्रिलोचन, ये किसके? चक्रधर, पीताम्बर। ठीक है, दशानन में किस क्या होगा? बहुव्रीहि का होगा। जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, और ये अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा विशेषण में, संज्ञा का क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, और ये अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है, जैसे चक्रधर और पीताम्बर। ठीक है, जैसे वीणापाणी, त्रिलोचन, चतुर्भुज, ये सभी किस में आते हैं? इसी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? कौन सी आत्मजयी? एक नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या फिर एकांकी? और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो आत्मजयी की क्या है? एक काव्य है। ठीक है, काव्य विधा की पुस्तक है। यह कुंवर नारायण जी की रचना है, जो कि पहले भी आई थी। किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर नारायण जी की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और 2005 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था इसी रचना के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, निपात कहा जाता है या फिर विषमादि बोधक कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विषमादि बोधक क्या दिखाता है? हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, ये सभी किससे बोध किए जाते हैं? विषमादि बोधक चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आ, ओ, ऐसे करके। तो उनके बाद हम क्या लगाते हैं? कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विषमादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं इन शब्दों के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? कब बने थे? 1905 में, 1904 में, 1906 में या फिर 1903 में? तो कब बने थे ये? 1903 में बने थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी 1920 ईस्वी तक रहे थे। श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा इनके पश्चात पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये सभी क्या रहे थे? संपादक हुए थे इसके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर दें? परिवर्तन को ला दें, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात नए अर्थ का क्या कर दें? बोध करा दें। ठीक है, और प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कृत प्रत्यय, जिसे हम कृदंत बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। एक तो होता है कृत, जिसे हम क्या बोलते हैं? कृदंत भी बोलते हैं कभी कभी, कृदंत। और दूसरा कौन सा है हमारा? तदित प्रत्यय। ठीक है, तदित प्रत्यय, ये आपको याद रखते हैं। इसी के साथ हमारा हिंदी का सेकंड सेट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, साथ में लाइक भी करें, और जिस किसी ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।